नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जैसे जैसे भारतीय अवाम ताकत दल अपने समस्त 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी सद्भाव इत्यादि को स्थापित करने के लिए अपनी कोशिश को बढ़ा रहा है। ये उतना ही हर्ष का विषय है कि हमारे भारतीय भाई बहन भी इस जो इसमें शरीक हो रहे हैं उनकी तादाद भी, उनकी संख्या भी बढ़ रही है और बहुत खुशी साथ कुछ तो कहते हैं कि वो आगे बढ़ करके और कुछ ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि एक ऐसा संगठन है और थोड़ी सी हमारी भी व्यवस्था है कि हम थोड़ा बाहर निकल नहीं पाए, थोड़ी सी हमारे माने स्वास्थ्य की समस्या रही, लेकिन अब स्वास्थ्य समस्या दूर हो रही है। लेकिन शायद इसमें कोरोना आ रहा है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा तो हम आखिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने 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 आदरणीय भारतीय अवाम के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनके पास तो पहुंचना ही है। तो बीच में ये कोरोना मोरोना सब आता रहेगा, आएगा जाएगा, लेकिन हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा जो नाता रिश्ता है, जो हमारा मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम है, उसके बीच तो आना ही है। बाधा चाहे कुछ भी हो। यदि कोरोना का भी होगा तो कोरोना के नियम का पालन करते हुए भी देखा जाएगा, लेकिन संपर्क और निवेदन और उनसे गुजारिश और प्रार्थना जो है हमेशा वो जारी रहेगा। तो हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है वो इसमें शरीक हो रही है। हाँ, तो इस तरह की रिपोर्टें हैं कि ये पार्टी अभी ये YouTube में ही है, YouTube के संदेश के माध्यम से दे रही है। वैसे YouTube सोशल मीडिया का भी माध्यम कम सशक्त नहीं है, बहुत सशक्त है और इसको और भी मैंने हमारे और भारतीय भाई बहन इसको और भी प्रसारित करें और जन तक पहुंचाएं तो और भी सशक्त वो बनेगा और बन सकता है। तो जो भी गति है, तो कई लोग ये भी कहना शुरू कर दिए कि भाई ये यानी चुनाव में तो लोग पार्टी लड़ती है और यहाँ पर जनता ही लड़ रही है पार्टी के लिए, यानी इसमें जनता ही जो है भारतीय अवाम ताकत दल के लिए लड़ रही है। इस तरह की भावना जो है लोगों में फैल रही है। तो हम तो मानते हैं कि हमारे लिए भारतीय अवाम ही सब कुछ है। हमारे लिए वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही वाहे गुरु है, वही गॉड है। और
मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतीय भाई बहन की भी भावना यही होनी चाहिए कि हमारा असली खुदा, हमारा असली ईश्वर और हमारा असली अल्लाह या गॉड जो है अवाम ही है, हमारी भारतीय अवाम ही है और अवाम है और अपना मुल्क भारतवर्ष है। हमारे जितने भी महापुरुष इस भारत मिट्टी के ने जो दिए हैं महापुरुष, उन्होंने बराबर सिखा है कि इसी अवाम में ही, इसी इंसान में ही, अपने भारतीय भाई बहनों में ही ईश्वर के दर्शन करो, खुदा के दर्शन करो, अल्लाह के जो है वो दीदार करो और उनकी खिदमत को ही समझो कि ये खुदा की खिदमत है, ईश्वर की सेवा है। तो इस तरह की भावना होनी चाहिए और यही भावना की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हमारे बिहार के कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के का एक तबका रहा, तबके के विषय में खबर है कि वह शायद चिट्ठी लिखा है शायद सरकार को या मैंने बिहार की सरकार को या केंद्र की सरकार को कि ये जो विभाजनकारी जो तंजीमें बनाई गई हैं, जिसको कि गद्दार इंदिरा गांधी ने बनवाया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया उलेमाए हिंद, अब पूरा नाम हमको ठीक से नहीं याद आ रहा। तो इसी तरह की तंजीमों का उन्होंने नाम लिया है कि इसको इन तंजीमों को खत्म किया जाए। हमारा ये कहना है कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों की जो भी समझ में आया कि ये हमारी भारतीय एकता में बाधक हैं, उनके लिए हमेशा वो कह रहे हैं कि इन तंजीमों को, चूंकि ये तंजीमें हमारे भारतीय एकता में बाधक हैं, बाधक रही भी हैं, तो इनको खत्म किया जाए। इस तरह की बातें इस तरह की बातें वहाँ से उठ रही हैं और भारतीय जनता दल का ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि इसी प्रकार ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा, ऑल इंडिया और तमाम माने और भी हैं, राजभर महासभा, नाई महासभा और इसी प्रकार की जो है वो ऑल इंडिया जो है SC/ST की भी जो महासभाएं हैं और फिर जो भाषा के आधार पर ऑल इंडिया पंजाबी महासभा और कश्मीरी महासभा भी होगी और ऑल इंडिया बंगाली महासभा, ऑल इंडिया जो है वो मराठी महासभा, ऑल इंडिया जो उड़िया महासभा, गुजराती महासभा भी होगी, वहाँ गुजरात गर्वी चलता है और तमिल संगम, ऑल इंडिया कन्नड़ महासभा, ऑल इंडिया मलयालम महासभा, ऑल इंडिया और ये तेलुगु महासभा, इस टाइप से जितनी भी ये भारतीय एकता के में ये बाधक हैं और उसके लिए मैंने ये वो ऑब्स्ट्रक्टिव ये सब एलिमेंट्स हैं, उनको भी नष्ट करने की जरूरत है। इस देश में सिर्फ भारतीयता के आधार पर एकता की आवश्यकता है। बहुत तरह से बिखराव है, उन बिखरावों को दूर करने के लिए जो ये छोटे जो इस तरह से जो तंजीमें हैं और उन्होंने ये जो उन्होंने सबने बस वो ऑल इंडिया जरूर रख दिया है। होंगे छोटे कुनबे से,
लेकिन इसने नाम रख दिया ऑल इंडिया। तो इन सबको समाप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान पूरे राष्ट्र के लिए है, हम भारतीय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पहले जो है वो शादी ब्याह करवा दीजिए, लोग शादी ब्याह वो करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। अक्सर इस तरह का तर्क जो है, जो अम्बेडकर, जो कट्टरवादी जो सोच के होते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति चला रहे हैं, उसमें जो कट्टरवादी सोच के हैं उनका ये तर्क रहता है कि साहब एकता उकता छोड़िए, पहले आप जो है वो जो यानी शादी ब्याह करवाइए। देखिए, शादी ब्याह का कोई बाधा नहीं है। जो बच्चे जिन बच्चों में आपसी प्रेम है, तो फिर वो किसी दीवार के किसी दीवार और भेदभाव के मोहताज नहीं होते। लेकिन उसके आधार पर एकता स्थापित की जाए, ये बिल्कुल अतार्किक है। भारतीय जनता दल तो ये कह रहा है कि भाई भारतीयता आधारित एकता, इखलाक, मोहब्बत, सद्भाव पहले स्थापित करिए। इसलिए इसी में तो भेदभाव होता है ना। पहले अपना आचरण व्यवहार कि सभी अपने भारतीय भाई बहन आचरण व्यवहार करिए, और भी चीजें इसके आधार पर स्थापित करिए। शादी ब्याह के मामले में वो भी हो जाएगा, जहां जिसको पसंद आएगा, जो बच्चों को जहां पसंद आएगा वो वैसा वो करेंगे। और बल्कि यानी स्वस्थ सोच से, और बल्कि और स्वस्थ सोच के साथ, और तो पहले इस तरह का सोच और आचरण और व्यवहार तो पहले आया, लेकिन पहले शादी ब्याह ही करवाइए। ये उतना तार्किक, वो बिल्कुल जो है कुतार्किक है, अतार्किक है। तो जैसे भी हो, हमारा आचरण और व्यवहार इस टाइप का होना चाहिए कि हमारे 135 करोड़ लोग हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सबकी इज्जत, सबका मान प्रतिष्ठा बराबर है। पहले ये भाव तो आ जाए, बाकी जैसा आप चाहेंगे, समाज आपका है, देश आपका है, लोग आपके हैं, जैसा आप चाहेंगे वो सहमति से, आम सहमति से, सर्वसम्मति से सब कुछ संभव है। लेकिन ये बिखराव तो दूर हो, जो कि इसमें भारतीय समाज के लिए और अपने मुल्क के लिए खतरा बना हुआ है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे समाज में वो नफरत फैलाने वाले, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के कुछ संगठित जो है वो समूह बन गए हैं, नफरत और घृणा, उनको समाप्त करने की जरूरत है। दुख इस बात का है कि ये नफरत फैलाने वाले और घृणा फैलाने वाले ये जो राजनीतिक दल हैं, हालांकि भारतीय जनता दल कहते हैं कि राजनीतिक दल हैं भी नहीं, ये वास्तव में समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, समाज को विखंडित करने वाली ताकतें हैं, समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें हैं। इन्होंने राजनीतिक दल का लिबास पहन रखा है, मुखौटा पहन रखा है। तो ये ताकतें जो है नफरत फैलाने वाली और घृणा फैलाने वाली, यानी संगठनों को, तंजीमों को, तत्वों को, एलिमेंट्स को ये सब पालती हैं और इनका इस्तेमाल करती हैं, यानी उनको पालती पोसती हैं, इनका इस्तेमाल करती हैं, खास करके चुनाव ऐसे मौकों पर। उनका ये यकीन रहता है कि समाज में नफरत फैला करके, घृणा फैला करके वोट बटोरने का, कुछ ध्रुवीकरण करके, कुछ ऐसे करके, तो
उसका निदान ये है कि ऐसी जो ताकतें हैं भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों को, इनको नष्ट में नाबूद करना है, जड़ से या समूल इनको समाप्त करना है। इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल कई रूपों में, कई तरह से, कई प्रकार से इनको कैसे नष्ट में नाबूद किया जाए, ये अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से निवेदन वो करता रहता है कि एक इलेक्शन का माध्यम है, ईवीएम मशीन मिली हुई है, उसी पर इनको नष्ट में नाबूद करिए, तभी एक बेहतर विकल्प आएगा, एक बेहतर माहौल आएगा। कल के वीडियो में एक प्रकरण आया था कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का, इसी संबंध में बताना आवश्यक है कि जहां एक ओर ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारी अवाम जो है भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कहती चली आ रही है, लेकिन उसको गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जेएनपीसी ही कहना उचित है। और तो ये जेएनपीसी जो है हमारे इस्लाम आस्था, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को यानी भ्रम और भय का शिकार बना करके, हालांकि उसके भ्रम और भय का शिकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो आरएसएस का है। आरएसएस जो है ये फैलाती रहती है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और जब कोई पूछता है कि भाई कि आप किस आधार पर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो फिर वो झूठ बोलता है, क्योंकि कहता है कि देश में जितने इस देश भारत में जितने रहने वाले हैं सबको हम हिंदू मानते हैं। इस तरह का वो कुतर्क झूठ वो आरएसएस वो बोलता रहता है। तो इससे एक भ्रम और दहशत फैलती है। इस भ्रम और दहशत जो कि आरएसएस ने शुरू किया, उसी को इस जेएनपीसी ने भुनाया कि जेएनपीसी ने भुना, और जेएनपीसी नहीं बल्कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कट्टरवादी तत्व हैं, कट्टरवादी तत्व माने जो वो मुल्ला और मौलवी के भी रूप में हो सकते हैं, उन लोगों ने दहशत फैलाया कि हाँ भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो बना देंगे, तो हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, हम तो मेरे इस्लाम का क्या होगा, मेरे मस्जिद का क्या होगा, मेरे कुरान का क्या होगा, इस टाइप से। तो इस तरह का भ्रम, ये दहशत, और वो भ्रम दहशत इस कदर वो व्याप्त रहा। अभी तो खैर भारतीय जनता दल के आह्वान पर, उसके निवेदन पर काफ़ी जागृति हो रही है, लेकिन पिछले 60-70 सालों के दशक तक जो है उस भ्रम और दहशत के चलते ये जेएनपीसी ने इस पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को वोट बैंक की तरह जो है इस्तेमाल किया। और भी जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भी इसी को अपना वोट बैंक मानती रही। बाद में मैंने ये समाजवादी पार्टी हुई और टीएमसी भी इस्तेमाल करती है इनको जो है वोट बैंक की तरह। और वोट बैंक बनाने में यही है कि जो है भ्रम वाली कि ये आरएसएस जो कि कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और तो ये सब फैलाते रहते हैं। ये मैंने उस भ्रम, दहशत और झूठ और अफवाह का शिकार बनाने के लिए कि भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं भी है, तब भी ये बीजेपी आरएसएस वाले जो है वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी यही बोलता है, इन्हीं
एक झूठे कथन पर, आरएसएस वालों के झूठे कथन पर, हिंदू राष्ट्र के आधार पर। तो हमारा ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है अभी भी जो है वोट बैंक की तरह जो है वो इस्तेमाल होता रहा। और लेकिन उसके विषय में उस जीएनपीसी की अवधारणा क्या रही कि किस नजरिए से इसको देखते रहे, तो कुछ उदाहरण भी हैं कि उसी जीएनपीसी का एक नेता कहता है कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहे तो गटर में ही रहें, गटर से निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। फिर उसी जीएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस का एक नेता जो कि इसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से ही आता है, उसने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और इन दोनों स्थितियों के अलावा वास्तविक स्थिति यह है कि जिस जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके वो वोट के आधार पर जो है सत्ता का भोग किया 60-70 सालों तक, उसको किन हालातों में रखा, वह उसी जीएनपीसी के द्वारा गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके लिए आईना है। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इनके शासनकाल में, जीएनपीसी के शासनकाल में, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, या जिसको कि अभी लोग भ्रम से मुसलमान कहते हैं, वह सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, और कहीं कहीं तो उनकी स्थिति जो है हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या जिसको हमारा भारतीय जनता दल उनको उपेक्षित में भारतीय भाई बहन से संबोधित करता है, उनसे भी बदतर स्थिति इनकी है। किनसे? जिनसे ये जीएनपीसी 60-70 सालों तक जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए सत्ता नसीब हुई और सत्ता का भोग करते थे। और ये स्थिति यहीं तक नहीं है, हाँ अच्छा, ये स्थिति यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी कि हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो यानी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत से मतलब है कि इनको दहशत में रख करके, इनको मैंने अफवाह झूठ का शिकार बना करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, और इस कदर कि इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में सिर्फ एक ही एजेंडा चलता था कि बीजेपी को हराना है। न ये कभी जो शिक्षा की मांग करते, न इनके लिए कभी शिक्षा मुद्दा रहा, कभी यानी बेरोजगारी मुद्दा रहा, कभी आर्थिक उद्धार मुद्दा रहा, सिर्फ एक ही मुद्दा रहा, बीजेपी को हराना। इस कदर तो जो सच्चर कमेटी कहती थी कि इन हालातों में है, उन्हीं हालातों में उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कुछ प्रतिभाशाली भारतीय भाई बहन जो निकले हैं, भारतीय भाई, और इन रूपों में खास करके जो हमारे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और हमारे देशभक्त जो है वो सैनिक अब्दुल हमीद, और भारत के जो है वो
मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कहते कि सिर्फ वही अकेले हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे इस तबके से और भी हुए हैं, जैसे मिर्जा वो हमीदुल्ला बेग हुए हैं, और वो एम अहमदी हुए हैं, और गुजरात से एक हुए हैं, वो दो तीन और हुए हैं, ऐसी बात नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। और भारत के राष्ट्रपति भी कई हुए हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, जाकिर हुसैन हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हुए हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत जो अपने चरित्र और व्यवहार से आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, ऐसे जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे राष्ट्रपति, तो इनमें नाम आता है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब का, और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम का। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो थे न्यायमूर्ति, जो कि उन्होंने प्रीफर्स पर वो फैसला दिया था, और फैसला देकर के भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार उन्होंने सीधे राष्ट्रपति पर ही तल्ख टिप्पणी की थी, और राष्ट्रपति को सिखाया था कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है, जो जिसको चाहे नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है। इस तरह की सीख उन्होंने दी थी भारत के राष्ट्रपति को। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब एक इकलौते भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि जिसमें देश के लिए ये राष्ट्रपति भी न हो, उपराष्ट्रपति भी न हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही जो है राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। तो एक परिस्थिति आई थी कि जिसमें वो राष्ट्रपति शायद नहीं थे, और शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उपराष्ट्रपति भी शायद विदेश गए हुए थे, कुछ ऐसा मौका था। तो हमारे यही जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से वो भारत के राष्ट्रपति पद का भी उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो कई रूपों में उनकी खूबियां थी। और हमारे परम आदरणीय और राष्ट्रभक्त हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनको सर्वसम्मत से भारत का उपराष्ट्रपति बनवाया, जब वो रिटायर हो गए थे, और बखूबी उन्होंने निभाया। तो ऐसी मैंने वो दैदीप्यमान या चमकती हुई रेडिएंट प्रतिभा के धनी हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, और इसी प्रकार हमारे एपीजे अब्दुल कलाम इसी डीआरडीओ माने डिफेंस रिसर्च एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं डीआरडीओ, यानी ये अपने जो रक्षा मंत्रालय है, जो कि तमाम जो अपने रक्षा के लिए तमाम जो हथियारों के विषय में वो इस तरह की का शोध या रिसर्च ये करने के लिए ये संस्था बनी हुई है डीआरडीओ। तो इसी डीआरडीओ में वैज्ञानिक थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन एपीजे, हाँ, अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन और अब्दुल कलाम। तो
इसी DRDO में वो वैज्ञानिक थे और उन्हीं की देन है कि 5 मिसाइलें अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग और अस्त्र। बल्कि इस पर एक बार वो जो पाकिस्तान की सरकार की जो सोच है उसका आधार पर कहा था कि भारत में एक मुसलमान है। ऐसे पाकिस्तान का मीडिया पर या पाकिस्तान का वो राजनीतिक माहौल ने कहा था कि भारत में एक मुसलमान है जो पाकिस्तान के मुसलमान को मारने के लिए यही तमाम जो है वो मिसाइल बना रहा है। लेकिन उसकी सोच बस यही है कि मुसलमान इनको मानता रहा। अरे भाई, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, सभी लोग भारतीय हैं। ये दृष्टिकोण जो है वो पाकिस्तान की समझ में नहीं आया तो ऐसे बोला था। तो खैर, और ये APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति के रूप में भी बहुत ईमानदार, जैसा कि किसी एपिसोड में बताया गया है कि जो है चुनाव के समय में जो उम्मीदवार होते हैं उनकी पृष्ठभूमि के लिए जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और उस याचिका के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि इसको लागू करो, तो उससे बचने के लिए ये वाजपेयी सरकार की NDA सरकार जो है एक उसको उसको विफल करने के लिए एक जो है वो विधेयक लाई थी। और उस विधेयक में था कि हाँ भाई, इनको अपना जो आपराधिक विवरण देना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद। इस विधेयक को देखते ही जो है हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनवाया था इनको राष्ट्रपति, तो लेकिन उसी अटल बिहारी वाजपेयी का ये विधेयक है। ये विधेयक इतना डिफेक्टिव और इतना खतरनाक था कि भाई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक वर्णन जो है वो जीतने के बाद कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो जीतने के बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष को या विधानसभा अध्यक्ष को देने की बात थी। तो इस तरह के अध्यादेश को APJ अब्दुल कलाम जबकि वहाँ गए थे, रूस में गए थे, उन्होंने तुरंत इसको लौटा दिया। तो इतने वो ईमानदार और तेज दिमाग के, जबकि वो वैज्ञानिक थे, कोई राजनीतिक नहीं थे, पॉलिटिकल नहीं थे। तो ये तमाम जो है विभूतियाँ हैं। लेकिन ये JNPC, हम अब ये समझने की आवश्यकता है, ये JNPC जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से इस तरह की जो विभूतियाँ आती हैं हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब या APJ अब्दुल कलाम साहब, उसको ये अपमानित करती है। ये JNPC हमारे इस्लाम आस्था के प्रति बहुत हमदर्दी दिखाती है और यहाँ तक कि उसके हमदर्दी या पक्षपाती जो भी कर लीजिए, और उसके विपरीत वाली पार्टियां जो है, जैसे ये BJP कहती है कि तुच्छीकरण, मुस्लिम तुच्छीकरण जो भी है करती रहती है। लेकिन ये इसके मन में क्या है कि हमारे वो विभूतियाँ, वो हस्तियाँ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, जो कि अब जैसे APJ अब्दुल कलाम है, ये बगैर किसी भेदभाव के हर एक भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। इनका नाम लेते ही हर एक जो है भारतीय भाई बहन का सीना चौड़ा हो जाता है। और उसी प्रकार हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का, इनका भी नाम लेते हैं। और आप जो है जो न्यायिक गलियारे हैं, जुडिशियल जो है गैलरीज हैं, उनमें आप जाइए, बहुत नाम है इनका भी नाम लेते हुए, हालांकि इन सबों ने इनका नाम का प्रचार नहीं किया, तो इनका भी नाम लेते हुए जो भी इनके समझाता है, उसका भी मस्तक, उसका भी सीना, उसकी भी भावना जो है गर्व से जो है
ऊंचा हो जाता है। तो जिन लोगों ने पूरे देश में समाज में प्रतिष्ठा पहुंचाई और प्रतिष्ठा वो अर्जित किया, उसको यही जेएनपीसी जो कि यानी वो अपने इस्लाम आस्था वाले तबके का वो हमदर्द होने का वो दम भरती है, नाटक करती है, इनको अपमानित भी करती है। ये समझने की आवश्यकता है। और कोई पूछे कैसे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है जब एक बार राष्ट्रपति हुए थे, तो फिर दूसरी बार के लिए जो है, जो मैंने सिर्फ मुस्लिम के नाम पर, यानी वो जो वोट बटोरने वाले, तो मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरने वाले यही जो पार्टियां हैं, एक जेएनपीसी है, एक समाजवादी है, एक टीएमसी है, ये यही घोर किस्म के हैं। तो मुलायम सिंह सबसे पहले आया है, यानी दूसरे टर्म के लिए कि हम मेरे कैंडिडेट जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब होंगे। कलाम साहब ने ये कहा कि भाई हम दूसरे टर्म के लिए हम तभी तैयार हो सकते हैं जबकि सर्वसम्मति हो। इन्होंने एक शर्त रखी थी, सब लोग चाहेंगे, सारी राजनीतिक पार्टियां चाहेंगी, तभी जो है हम इसके लिए जो है मैंने वो तभी हम जो है दूसरी बार के लिए राष्ट्रपति बनने को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये मुलायम सिंह सिर्फ यानी मुस्लिम का वोट बटोरने के लिए हमेशा ये भी यानी इस एनपीसी से भी आगे है, हमदर्दी दिखाने के लिए। लेकिन इनकी हमदर्दी सिर्फ वोट बटोरने तक ही है, कल्याण, और वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कल्याण के लिए नहीं है। तो जब इन्होंने कहा, मुलायम सिंह ने कि हमारे उम्मीदवार जो है यानी दूसरी बारी से ही एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, ये बंदा जो है इसके बाद भूमिगत हो गया। 24 घंटे के बाद आया, इसकी टोन ही बदल गई कि भाई हमारे कैंडिडेट वही होगा जो कांग्रेस का होगा। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया था इनको, प्रणब मुखर्जी को। और प्रणब मुखर्जी को जो उम्मीदवार बनाने का एक कारण था, कारण ये था कि ये वित्त मंत्री थे और इन्हीं के वक्त में काला धन करके तमाम चर्चाएं चल रही थी 11-12 यानी 2011-12 के आसपास। तो उस समय कालाधन के विषय में पूरे विश्व में खोजबीन चल रही थी। कई वो नेट के जो सर्च इंजिन हैं, जैसे आपका गूगल वगैरह है, यह भी लगी हुई थी। और भारत के जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में कालाधन जमा किया था, उसकी भी खोज हो गई थी। जर्मनी की एक कंपनी, सरकारी कंपनी ने कई देशों के, जिसमें भारत भी शामिल था, उसके कालाधन का ब्यौरा जो है उसके पास था। और उसने भारत सरकार को बोला भी था कि भाई हम और देशों को तो इस जानकारी के लिए पैसे भी लेते हैं, भारत को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन तब भी ये यूपीए की जो सरकार या सोनिया मनमोहन की सरकार है, यानी उस जानकारी को नहीं ला रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसी के लिए जो है वो याचिका भी लगी थी। और ये हमेशा झूठ बोलते रहे कि भाई ये सरकार, मैंने यूपीए वाली जो सरकार हमेशा झूठ बोलती रही कि हम ये जानकारी नहीं ला सकते। क्यों? कि एक डीएटीए
DTAT मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट। DTAT। तो इसे माने ये एक झूठा तर्क दे रहे थे। और जब वो जर्मनी की सरकार करे कि हम जो मुफ्त में देने के लिए, जबकि और देशों को इसके लिए जो है हम चार्ज करते हैं, लेकिन भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है, तब भी ये नहीं लाई। लेकिन और स्रोतों के जरिए वो जानकारी आ गई थी। तो उस समय वित्त मंत्री यही थे, प्रणब मुखर्जी। इन जीएनपीसी वालों को ये लगा कि यदि ऐसे ही मान लीजिए आज तो वित्त मंत्री है और कल कोई और मंत्री हो गया या मंत्री नहीं भी होंगे, या मान लीजिए या यूपीए वाले वो सत्ता में नहीं रहेंगे, और कोई जांच, जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो कोई जांच बढ़ गई तो ये मुंह खोल भी सकते हैं। ये वित्त मंत्री के रूप में मुंह खोल भी सकते हैं और काला धन का पूरा भंडा भी वो फूट सकता है। और जो है ये जेएनपीसी वाले जो है यानी बेनकाब भी हो सकते हैं। तो ये वित्त मंत्री के रूप में और ये जेएनपीसी के काले धन का के विषय में ये मुंह न खोल सके, इनको फटाफट जो है जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपति बनवाने की जो है वो साजिश की। और उस साजिश में कम्युनिस्ट वाले भी शामिल हो गए थे। और ये जो मुलायम सिंह बोले थे कि हमारे तो उम्मीदवार जो है एपीजे अब्दुल कलाम है, लेकिन यही मुलायम सिंह उस जेएनपीसी की उस साजिश में ताकि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हो जाए और जो है कोई ऐसा मौका ना आए ताकि जेएनपीसी के लूट के कालेधन का के विषय में वो मुंह खोल सके, उसी साजिश में ये मुलायम सिंह भी शामिल हो गए। तो 24 घंटे में बदल गए। 24 घंटे में जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जो रट मार रहे थे कि नहीं कि हमारे तो उम्मीदवार जो है दूसरे टर्म के लिए भी दूसरी अवधि के लिए भी एपीजे अब्दुल कलाम ही होंगे, वो रट उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या जो हम उन्हीं के साथ हैं। और इसके बाद ये जेएनपीसी ने हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का अपमान करवाई, किया डायरेक्ट किया तो नहीं करवाई। इसने लालू प्रसाद यादव से इसने ये कहलवाया, इस जेएनपीसी ने लालू प्रसाद जो आरजेडी का नेता है ये कहलवाया। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब यदि अपनी शराफत चाहते हैं तो मैदान से हट जाएं। इतना अपमानजनक शब्द जो है, अपमानजनक वाक्य जो है, इस तरह के संबोधन जो है ये जेएनपीसी ने इस गद्दार लालू प्रसाद से करवाया। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे देश के इतने प्रतिष्ठित हस्ती को यानी इन शब्दों में ये अपमान किया ये गद्दार जो है लालू प्रसाद यादव, और उसको ये कहलवाया इसी जेएनपीसी। तब वो हट गए बेचारे। और तब जाकर के जो है, अच्छा एनडीए भी चाह रहे थे कि वो बने, लेकिन और ये ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई कुछ भी हो हम जो एपीजे अब्दुल कलाम को मना लेंगे। हालांकि वो घोषणा कर चुके थे कि नहीं अब हम जब इस तरह की घिनौनी मैंने हरकत राजनीति चल रही थी तो वो बिल्कुल अब अपने को उन्होंने अलग कर लिया कि नहीं हम इस तरह की बातों में हम हैं ही नहीं। और लेकिन तब भी ये ममता बनर्जी कह रहे थे कि नहीं कि हमारे कैंडिडेट एपीजे अब्दुल, चूंकि भाई वोट का चक्कर,
यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट जताने के लिए कि ये मुस्लिम की बड़ी हमदर्द है ममता बनर्जी, तो ये रट्टा मारती रहेगी नहीं कि हमारे कैंडिडेट जो है हमारे कैंडिडेट कलाम साबिर हैं, लेकिन वह भी रट मारते 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 अंतिम वक्त में वो पलटी मारी और फिर जो है प्रणब जो है और वो भी जो है ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी के पक्ष में हो गई। तो ये सब इतनी खतरनाक किस्म के ये सब तत्व हैं। ममता बनर्जी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए और जीएनपीसी इतनी खतरनाक किस्म की तंजीम है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो ममता बनर्जी जो है बराबर ये कहती रहे कि नहीं कि हमारे उम्मीदवार जो है वो कलाम साहब ही हैं। अंतिम वक्त में जो है कलाम साहब का पल्ला फेंक करके ये ममता बनर्जी भी जो है प्रणब मुखर्जी साहब के साथ हो गई। और तब उसने तर्क दिया कि बंगाली अस्मिता। तो ऐसे वो जो है वो धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले सब रहते हैं। लेकिन बात वही आती है ना कि हमारी आवाम जो है हमारी आवाम जो है आवाम के साथ और देश के साथ छल करने वाले, धोखा देने वाले और दुश्मनी करने वालों को वोट क्यों करती है। और इस सवाल का जो है जवाब वो जब तक ठीक से ढूंढ नहीं लेगी तब तक जो है कोई भी कल्याणकारी बात जो है वो संभव नहीं है। तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ये अपमानित करवाई जीएनपीसी, जो अपमानित करवाई जीएनपीसी लालू प्रसाद यादव के जरिए। और कौन एपीजे, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े हीरा है, जेम है, रत्न है। तो ये बताना जरूरी, और ये जानकारी सबको बहुत जरूरी इसलिए है कि जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, उनके हमदर्द होने का क्या दम भरती है, उसी तबके से हमारे जो राष्ट्र स्तर पर जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, शख्सियत है, उसका ये अपमान भी करती है। ये समझने की आवश्यकता है। तो आ जाइए जो ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक वगैरह पर काफी वो बहस चल रही है। तो उसमें देखिए, ये जीएनपीसी जो है बीजेपी से जो इसका विरोध है वो बिल्कुल प्रतीकात्मक है, दिखावा है। ये बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, ये उसको अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, जो इसके मुंह से वो निवाला छीनता है। तो मोदी महोदय ने जीएनपीसी के मुंह से जो निवाला छीना सत्ता का, एक बार नहीं दो बार, वो भी लगातार। तो इसलिए मोदी जो है सबसे जो जीएनपीसी के सबसे घृणित व्यक्ति हैं। और इसीलिए इसे जीएनपीसी ने अपने तमाम सुबह सालारों को, तमाम पत्रकारों का, मीडिया का और बौद्धिक वर्ग का एक जो है वो सेना ही छोड़ दिया है इनके खिलाफ जो है दुष्प्रचार में। तो मोदी से कोई व्यक्तिगत इसका नहीं है। मोदी ने इसके मुंह से निवाला छीना है, इसलिए जो मोदी इसके लिए बहुत बड़ा शत्रु है। और इसमें भी काफी असत्य नहीं है कि अब इसको मालूम हो चला है कि ये मोदी कंटिन्यू करते हैं तो इसके हाथ में सत्ता आने वाले नहीं है। तो इनको एलिमिनेट करने वाली बात, हालांकि इनको समाप्त करने वाली बात जो है जीएनपीसी के मन में तो है, लेकिन इसने डायरेक्ट कहा नहीं है। ये कम्युनिस्टों के जरिए, वो कम्युनिस्टों में खास करके ये कन्हैया कुमार के लैपटॉप पे मिला था,
जो 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 नारा जो लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। हालांकि मोदी महोदय ने उसको बचा लिया, सेना के हवाले नहीं किया। यही तो दुखड़ा है, रोना है कि देश के सारे दुश्मनों को ये मोदी जी पाल रहे हैं। कौन सी इनकी राष्ट्रभक्ति है, कौन सा इनका राष्ट्रवाद है। सारे देश के दुश्मनों को, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे बौद्धिक वर्ग, सबको ये पाल रहे हैं। ये करता ही नहीं, ये इनकी सबसे बड़ी वो साजिश है। तो सबको इसने लगा दिया। तो अब जो है, अब मोदी को जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनको कैसे अब रास्ते से हटाया जाए, रास्ते से समाप्त कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, इस असर पर भी ये जेएनपीसी आ गई है। तो ये सुरक्षा में चूक नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन देखने वाली बात है इसमें कि ये जेएनपीसी इसमें भी प्रधानमंत्री को किस तरह से उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, इस साजिश पर नहीं, इस पूरे प्रकरण में भी इस माहौल को अपने पक्ष में चुनाव के लिए जो है इस्तेमाल कर रही है। देखिए इसका देश के दुश्मनों को तो बीजेपी पाल ही रही है, मोदी जी पाल रहे हैं, मोदी जी की सरकार पाल रही है। मोदी जी की हत्या कर दी जाए, मोदी को समाप्त कर दिया जाए, ये साजिश थी वहां पर। उस साजिश को भी जबकि ये करना चाहिए था, इस चन्नी की सरकार को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी जो है रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मोदी जी उसको पालेंगे। जरूरत इस बात की थी कि उसकी सरकार को बर्खास्त करके तुरंत जो जांच बिठवाते, अपने आप जो है सामने आ जाता। चन्नी की सरकार के रहते, कांग्रेसियों के रहते क्या कोई जांच जो है वो निष्पक्ष वो निष्पक्ष रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अच्छा मौका था कि उसकी सरकार को बर्खास्त करके जांच करवाते, और इनके जो घिनौने इरादे थे कि मोदी जी की हत्या के लिए जो है इन सबों ने क्या क्या षड्यंत्र वो रचा, देश को भी जाने। और वाकई में मोदी जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है। सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। मोदी को हटने से या मोदी की हत्या होने से जेएनपीसी के मंसूबे जरूर जेएनपीसी के मंसूबे जरूर पूरा होते होंगे या नहीं होते होंगे, वो विषय उसका है। लेकिन मोदी जी जिसमें हमारे आपके इस देश के प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री की हत्या इस देश में होना जो है, ये सबसे बड़ी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की इस तरह की हत्या, इस तरह का हत्या षड्यंत्र जो है, ये बहुत ही खतरनाक बात है इस मुल्क के लिए। उनके हत्या से जेएनपीसी का मंसूबा पूरा होता है या नहीं होता है, ये विषय उसका है। लेकिन भारत के लिए और हमारे आपके लिए उनकी हत्या जो है बहुत ही वो खतरे वाली बात है। लेकिन इसका खुलासा वो तब होता जबकि चन्नी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके एक जो है वो कारगर किस्म का जांच संस्था जो है वो मैंने जांच एजेंसी बिठाई जाती है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि चन्नी की सरकार को अविलंब तुरंत बर्खास्त करके एक जांच बिठाई जाती, और वो जांच स्पष्ट करती कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की हत्या में किस तरह का वो षड्यंत्र था, और उसमें
चनी की सरकार या कांग्रेसी जो है वो किस कदर उसको अंजाम दे रहे थे। तो ये देश जानता, तब इसके मंसूबे भी वो बेनकाब होते। तो लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, अब बीजेपी वाले भी नहीं करेंगे। सिर्फ चुनाव भुनाने के लिए, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश के दुश्मनों को पाल सकते हैं, देश के लोगों को इन देश के दुश्मनों के हवाले कर सकते हैं। अपनी हत्या के षड्यंत्र को भी जो है वो छुपा सकते हैं सिर्फ वोट के लिए। और बनते हैं ये राष्ट्रवाद का मुखौटा, यानी राष्ट्र के से संबंधित हर एक पहलू पर और राष्ट्र से संबंधित माने हर एक विषय की हत्या करते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री यानी हमारा देश जो है विश्व में एक ताकत के रूप में उभर रहा है, विश्व शक्ति वो बनने की राह पर है। उसके प्रधानमंत्री की हत्या इसी देश में करने का षड्यंत्र हो रहा है। उसको भी बीजेपी वाले, मोदी जी जो है उसको न करके जो है सिर्फ वोट और सिंपैथी का वोट बटोरने की जुगत में सब है। तो कितने ये राष्ट्रवाद के नाम पर ये गिरे हुए हैं बीजेपी वाले, ये देखने की आवश्यकता है। और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये चन्नी की सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। जैसा कि वो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। अरे जो है प्राइम मिनिस्टर का वो रसूख और वो इकबाल होता है कि मुख्यमंत्री को एक पांव पर जो है वो खड़ा कर दे। आज ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम जिंदा बचाए, उसको धन्यवाद दो। आज मैंने यानी हम इस मोदी महोदय ने प्रधानमंत्री पद की वो गरिमा गिरा दी है, वो प्रतिष्ठा गिरा दी है कि आज प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से अपने जान की भीख मांग रहा है। तो इसने हर तरह से इस मोदी ने जो है यानी प्रधानमंत्री पद की और जो है सिर्फ वोट के लिए, ये जब ये मुख्यमंत्री था वहाँ गुजरात का, तो कहता था कि लोग हमको पत्थर मारते रहे और हम उस पत्थरों से अपनी वो सीढ़ी बनाते रहे। तो हमने सोचा कि कितना कायर किस्म का है ये प्रधानमंत्री। अरे भाई, दुष्टों का पत्थर खाना है, दुष्टों का पत्थर खाना है। ये दुष्टों का ही पत्थर खाना था। तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज है तो सेनाओं को कह दो कि पत्थर वो खाते रहे। तो इसकी कायरता व्यक्तिगत होती तो कोई बात नहीं है। तो वोट और सत्ता की ललक में ये मोदी महोदय चन्नी की सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे, सिर्फ हमदर्दी बटोरेंगे, हमदर्दी के आधार पर वोट बटोरेंगे, सत्ता हथियाएंगे। तो इनकी जो वोट बटोरने की, सत्ता हथियाने की जो हवस है, वह देश को बहुत ही महंगी पड़ रही है। आज यदि मोदी महोदय को कुछ हो गया होता, यह देश कितना शर्मसार होता कि जो कि कह रहा है कि हम जो विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री की हत्या इसी देश में हो रही है, इसी देश में हो रही है, जबकि वो एक जो है सामान्य जो है कार्यक्रम में जा रहा है। और वो सिर्फ इसके लिए सिर्फ अंतिम जिम्मेदारी में मोदी महोदय ही है। आज तक जो है ममता बनर्जी की गाली बराबर खा रहे हैं।
बीजेन की गाली हमेशा खाते रहे हैं। इसके पहले वो अमरिंदर की भी गाली खाते रहे, गहलोत की गाली वो खाते रहे हैं। तो इनकी आदत है कि गाली खा करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराना, कार्ता दिखाना, और जो है राष्ट्र का इतना बड़ा जो है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसका इकबाल होता है, उसका रसूख होता है, उसको मिट्टी में मिलाना सिर्फ वोट के लिए। इसीलिए एक आम धारणा बन रही है कि ये श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में हमारा देश, हमारा मुल्क महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब उधर देखिए जीएनपीसी हमेशा जो है वो, हालांकि सोनिया का आया है कि इधर उधर का बोल दिया है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये बाद में जाके, ये बाद में बोलिए। इन सब का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो कुछ भी, माने जो मतलब चीज है, कार्रवाई कुछ नहीं, और न ये करने वाले हैं। इनको पता चल गया है कि जब तक मोदी है तब तक क्या है, और वो कहता भी रहेगा कि जब तक मोदी है तब तक ये सारी ताकतें जो है वो मजे ले और ये कार्ता दिखाते रहें। यही है मोदी के राज की परिभाषा, यही है कि जब तक मोदी है तब तक ये देश विरोधी ताकतें हो, चाहे चन्नी के रूप में हो, चाहे राहुल गांधी के रूप में हो, चाहे सोनिया गांधी के रूप में हो, और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो देश के खिलाफ जो है गद्दारी करती रहेंगी, सारी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त भी रहेंगी, उससे सक्रिय भी रहेंगी, और ये कार्य करते रहेंगे। तो ये सबों को मालूम पड़ गया है, और ये सबों को पूरी गद्दारी करने के लिए जो है पूरी सहूलियत ये जो है वो देते रहेंगे। राहुल गांधी को विदेश भी भेजते रहेंगे, विदेश जाने में कोई बाधा है तो अपने प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल करके वो सुविधा उसको दे देंगे। उसकी वैनिटी कार किसी कस्टम में फंसी रहेगी तो उसको वो ये छोड़वा देंगे, और ये सोनिया गांधी की जो 3000 क्लस्टर बसें वो चलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। और ऊपर से बस एक काम इनका और है, जो सबका साथ सबका विश्वास का भाषण भी देंगे। इसके बाद जो है जो और इससे से जो कुछ टाइम बचेगा तो कहीं फीता काटेंगे, कहीं जो है वो पत्थर वो रखेंगे। इतने भर रह गए इनकी मोदी महोदय की उपयोगिता बस इतने भर है। लोग कहते हैं कि जो है राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर का फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय का है। हालांकि उस फैसले से भारतीय जनता दल को माने वो सहमति पूरी नहीं है, इसलिए फैसला ऐसा होना चाहिए कि जो समाज में एक समरसता लाए। राम मंदिर यहाँ बनेगा, 10 कोस पर मस्जिद बनेगी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को भी समझना चाहिए कि इस तरह से ये समरसता को तोड़ने वाला है। बल्कि ये जो हैकड़ी बाज है सब, यदि वो नरसिम्हानंद जैसे जो कट्टरवादी सोच के है, उनकी सोच को बढ़ावा मिलता है कि राम मंदिर तो यहाँ बनेगा और 10 कोस पर बनेगी मस्जिद। तो पूरी तरह सहमत है, फिर भी यानी एक ब्रॉडर वो इंटरेस्ट को देखते हुए चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और 5 सालों के बाद है तो कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता दल उस दृष्टिकोण को भी कुचलना जानता है, उसको कुचलना जानता है। जो कोई कट्टरवादी तत्व बोल रहा था कि हम जो है हमारा भी जब वक्त आएगा तो हम इसको हैगिया सोफिया की स्टाइल पर जो वो मस्जिद बना देंगे। तो ऐसे तत्वों की हरकतों को भी जो ये भारतीय जनता दल जो है कुचलता है और उसको सिरे से उसके दमन में विश्वास रखता है। तो खैर
तो ये बोलते हैं राम मंदिर का। बाकी धारा 370-35 वाली बात, धारा 370-35 से तो कोई भी हटा सकता है बशर्ते उसकी मंशा साफ हो। लेकिन उसमें जो मुख्य काम करना था, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो गद्दारियां थी जो जम्मू कश्मीर के विषय में, वह देश को बताना था। तो यही गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की, कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ गद्दारियां हैं, उसको ये निगल गए, खा गए और उसका वर्णन तक नहीं किए और तमगा लूटते हैं कि हमने धारा 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। धारा 370-35 से कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा काम है ही नहीं। ये तुलना करते, बीजेपी वालों की विशेषता यह है कि ये गद्दार जेएनपीसी से अपनी तुलना करते हैं और उसी भ्रमजाल में पूरे जो है जनमानस को ये फंसाए रहते हैं। तो 35 से 370 पे बीजेपी की गद्दारी ये है कि घोर गद्दार, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जो कि जम्मू कश्मीर पर क्या क्या गद्दारियां की है, ये मैंने भी बताया, भारतीय जनता दल ने भी बताया है, देश अब धीरे धीरे जान भी रहा है। उनकी सारी गद्दारियों को कोई छिपा गए सब बीजेपी वाले। तो ये तमाम उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस तरह से बीजेपी जो है देश के गद्दारों के, खासकर सबसे बड़ा गद्दार कौन है जवाहरलाल नेहरू, उसकी सारी गद्दारियों को छिपाते हैं सब बीजेपी वाले। और इस गद्दार गद्दार जवाहरलाल नेहरू के विषय में जब ये उसके जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता किसी भी परिचर्चा में या डिस्कशन में टीवी चैनलों पर जो है वो दहाड़ करके चिघाड़ करके ये बोलते हैं, तो ये भीगी बिल्ली की तरह जो है उसके सारे झूठे आरोपों को ये स्वीकारते हैं सब। ये किसी भी देशभक्त वो नागरिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि जो देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है, सबसे बड़ी गद्दार है, जो जिसने इस देश को अभिशाप ही दिया है और हमें हमेशा देश के खिलाफ जो है हमें हमेशा जो है वो गद्दारी करते रही, उसके नेता प्रवक्ता जो है वो दहाड़ रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये सब जो है बीजेपी वाले जो है वो सर वो नीचा करके भीगी बिल्ली की तरह उसको जो है वो स्वीकारते हैं। ये सारे वातावरण की देन है ये बीजेपी वालों की। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही मसले पर नहीं, सभी मसले पर जो है वो चीन के मसले पर जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो अक्साई चीन जो दे दिया था अपने दुश्मन चीन को, उस विषय पर भी ये सब झूठे कि चीन की सेना घुस आई, चीन की सेना घुस आई, चीन की सेना घुस आई, एक शब्द नहीं ये बोलते हैं सब। तो सवाल इस बात का है। तो और यही नहीं, अब जो यहाँ पर पंजाब में जो घटना हुई है कल की, इसे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विदेशी ताकतें, खास करके विदेशी ताकतों के लिए भी मोदी जी को खतरा बने होते हैं। चूंकि जेएनपीसी वाला तो इस देश को कार्य बना के रखे थे, तो थोड़ा कायरता के माहौल से मोदी जी ने बाहर निकाला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कायरता इनकी नहीं रहती है, ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये यानी वो कायरता नहीं दिखाते हैं, कायरता दिखाते हैं देश के अंदर के दुश्मनों के प्रति। ये इनकी विशेषता रहती है। तो पाकिस्तान के मुकाबले में और थोड़ा बहुत चीन के मुकाबले में कायरता से बाहर आकर के इन्होंने सर ऊंचा किया देश का। तो उन ताकतों के लिए भी जो है ये आंख में खटकते हैं ये मोदी जी। तो कोई सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो है वो ISI भी जो है इसके भी कनेक्शन आ रहे हैं।
लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों का महत्व नहीं है। महत्व यह है कि मोदी जी जो जो देश के अंदर की ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। और खास करके जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए हमारा देश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसी तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।